बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमास और इसराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में अगर किसी कंट्री को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो है रशिया। पहले तो रशिया ने हमास के हमले को कंडेम नहीं किया, फिर टू स्टेट सॉल्यूशन की कवायद की, देन हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए हमास से डायरेक्ट बात की, मतलब वो उन्हें लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे थे। इन सारी चीजों को लेकर हमास ने रशियन एडमिनिस्ट्रेशन और पुतिन को अप्रिशिएट किया। रशिया ने भी हॉस्टेजेस का ध्यान रखने के लिए और उन्हें सेफ्टी के साथ वापस भेजने के लिए हमास की तारीफ की है। ओवरऑल ये स्टैंड काफी ज्यादा प्रो पैलेस्टाइन था, इतना कि वेस्ट और इसराइल ने बार बार रशिया को खड़ी खोटी सुनाई है, पर पलटवार करते हुए रशिया ने भी अमेरिका और इसराइली ऑक्यूपेशन को मौजूदा हालात का जिम्मेदार बताया है। अभी सारी चीजें इसराइल को कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन रिसेंटली रशिया ने जो दो नए स्टेप्स लिए हैं वो इसराइल की बर्बादी की ओर शुरुआती कदम है, जो ना सिर्फ इस जंग में बल्कि जियोपॉलिटिकली उसको भारी नुकसान देने वाले हैं। पर पुतिन का प्लान इतना छोटा नहीं है कि वो इसराइल जैसी पपेट स्टेट या वेस्टर्न मिलिट्री कैंप को टारगेट करने के लिए एक पूरा प्लान बनाए। अल्टीमेटली वो पूरे वेस्ट को इंटरनेशनल स्टेज पर एक इबरतनाक शिकस्त देना चाहते हैं। इसराइल की बदकिस्मती यह है कि ये उस रास्ते में आ रहा है। रशिया यूक्रेन की जंग को लगभग जीत चुका है और अब उसे बंद करना चाहता है। साथ ही में वो चाहता है इंटरनेशनल अप्रूवल कि यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ही जीती हुई जमीन को रशियन फेडरेशन का हिस्सा मान लें, और अपने इस मकसद के लिए उसने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि वेस्ट को घुटनों पर आना ही पड़ेगा। और बहुत सी नेटो कंट्रीज ने तो अभी से ही रशिया के आगे हथियार डालने शुरू कर दिए। इन सारी बातों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि रशिया ने ऐसा क्या किया है जिससे इसराइल का हलक सूख रहा है। रशिया ने इसराइल को सीधी धमकी दी है कि ऐसी कोई बेवकूफी मत करना जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, क्योंकि गजा में टेंशन की वजह से सीरिया कभी भी इस जंग में कूद सकता है। रशिया के कहने का मतलब है कि हम भी इस जंग में सीरिया के साथ कूद जाएंगे क्योंकि वो हमारा एलाय है, और अगर ये दो साइड्स एक जगह आती हैं तो ये ईरान के एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस का हिस्सा है, और ईरान यही चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, उसके बाद वो इसका पार्ट बने, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहा है। कहीं अगर कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो गया तो ईरान के ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़ जाए। तो ईरान बैलेंस के लिए रशिया को इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनाना चाहता है अपने साइड से। अगर ये तीनों कंट्रीज एक साइड होती हैं, फिर एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस वाले ग्रुप, और उसके बाद अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन में होता है तो ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि कौन सी साइड विनर होगी। और गजा में खड़ी रेसिस्टेंस फोर्सेस भी यही चाहती हैं कि फिलहाल ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाए, क्योंकि यही एक तरीका है फलस्तीन को फॉर्म करने का। क्योंकि सीज फायर अगर हो गया या फिर परेशान होकर इसराइली फोर्सेस गजा छोड़कर चली गई, तो दोनों सूरतों में आप ये तो कह सकते हैं कि आपने इसराइल को हरा दिया, लेकिन फलस्तीन नहीं बन पाएगा। उसके लिए एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत है, और अमेरिका इसी बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को फिलहाल रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसराइल के ऊपर बड़े बड़े हमले हो रहे हैं सीरिया से, अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को भी निशाना बनाया जा रहा है जो सीरिया के अंदर है। अब रशिया इनडायरेक्टली इसराइल से ये कह रहा है कि या तो इन सारी बातों को बर्दाश्त करो या फिर एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देख लो, चॉइस तुम्हारी होगी, क्योंकि जवाब में इसराइल एयरपोर्ट्स को निशाना बना रहा है। अब ये सारी बातें सिर्फ कहने की नहीं है, क्योंकि रशिया ने अपनी फौज को सीरिया और इसराइल के बॉर्डर पर लाकर खड़ा कर दिया है अमेरिका को एक स्ट्रांग मैसेज देने के लिए। ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इससे भी ज्यादा खतरनाक है। आप ये कह सकते हैं कि बीते 30 सालों में ये रशिया का अमेरिका के खिलाफ उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। कैसे? दुनिया जानती है कि बीते सालों में रशिया ने ईरान के साथ क्लोज मिलिट्री टाइज डेवलप किए हैं, लेकिन अब ये अपने नेक्स्ट स्टेज में जाने वाले हैं। आप कई बड़े मुआहदे रशिया और ईरान के बीच में आने वाले वक्त में देखेंगे। ईरान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर मेहदी फराही ने एक स्टेट न्यूज एजेंसी तस्नीम को इंटरव्यू दिया, जिसके बाद उस इंटरव्यू में कही गई बातें इंटरनेशनल मीडिया में फ्लड करने लगी। ऐसा क्या कहा उन्होंने कहा कि हमने रशिया के साथ एक बड़ी डील को फाइनल कर लिया है। अब इस डील में सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स हैं, Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और बहुत सारे ट्रेनर जेट्स हैं, और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा डीप मिलिट्री टाइज रशिया के साथ हो सकते हैं। वैसे तो CIA और अमेरिका के लिए कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं थी, क्योंकि अमेरिका बहुत पहले से ही इस एक्सपेक्टेड डील के बारे में बताता हुआ आया है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि ये डील इतनी बड़ी हो सकती है। अब ये डील अपने नेक्स्ट स्टेज में जाएगी, मतलब S-400 वो भी ईरान को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले S-400 के बारे में भी बातें चल रही थी। अब ये जो डील है ये S-400 से बड़ी डील है, इसका मतलब वो डील भी पॉसिबल हो जाएगी, ऐसा अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और ये सारी चीजें आने वाले टाइम में ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगी। ईरान और रशिया में फिलहाल डीप मिलिट्री और इंटेलिजेंस कॉपरेशन है, और दोनों ही कंट्रीज का कॉमन एनिमी था वेस्ट। इसलिए दोनों कंट्रीज ने बिना देर किए एक दूसरे के साथ मजबूत टाइज डेवलप किए।
अमेरिका ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज और पावरफुल मिलिट्री इंडस्ट्री को बहुत करीब से जानता था, जो कि 90% तक सेल्फ सफिशिएंट है। इसीलिए उसने हमेशा इनके आर्म एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर बैन लगा के रखा और रेगुलर बीते 40 सालों से सैंक्शंस बनाए रखे, जिससे ईरान की मिलिट्री इंडस्ट्री उस तरह डेवलप नहीं हो पाई जैसी जर्मन, फ्रेंच या फिर टर्किश मिलिट्री इंडस्ट्री है। ईरान को एक अच्छे मौके की तलाश थी जो उसे मिली यूक्रेन वॉर में। रशिया जो वेस्टर्न सैंक्शंस से परेशान था, उसे एक आर्म एक्सपोर्टर की जरूरत थी जो उसे सस्ते और अच्छे हथियार दे। ईरान ने कहा हम है ना, हम देंगे आपको हथियार। ईरान ने रशिया को ड्रोन्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स और भी बहुत से जरूरी हथियारों को लार्ज लेवल पर दिया। साथ में एक फैक्ट्री भी खोल के दी ड्रोन्स की रशिया के अंदर, जिसमें रशिया आने वाले वक्त में 6000 से ज्यादा अटैक ड्रोन्स को प्रोड्यूस करने वाला है तेजी से। खुश होकर रशिया ईरान को खतरनाक हथियार प्रोवाइड करने वाला है। अब ईरानियन मिलिट्री वैसे ही बहुत पावरफुल थी, इन हथियारों के बाद वो ग्लोबली 8th रैंक पर आ जाएगी पाकिस्तान के बाद। अब वेस्ट क्या चाहता था? कमजोर ईरान। तो रशिया का ये सबसे बड़ा मूव है कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 को हाईटेक हथियारों से लेस कर दे। लेकिन ईरान इतने में ही नहीं माना, उसने रशिया से डील की कि आप जितने भी अमेरिकी हथियारों को जंग के अंदर पकड़ोगे या यूरोप के हथियारों को जंग में सीज करोगे, वो आपको ईरान भेजने होंगे ताकि हमारी मिलिट्री इंडस्ट्री वाले उसे खोल के देख सकें फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका को टैकल करने के लिए। अब आप सोचो, एक कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो, हाइपरसोनिक मिसाइल, पावरफुल मिलिट्री इंडस्ट्री, रशियन जेट्स, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम, चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी और अमेरिका के हथियारों की थोड़ी बहुत समझ हो, तो वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि इससे इसराइल का क्या लेना देना। ईरान इसराइल के लिए सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि वो चाहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट का डी अमेरिकनाइजेशन हो जाए। और अगर डी अमेरिकनाइजेशन कंप्लीटली करना है तो सबसे पहले इसराइली स्टेट को डिसॉल्व करना होगा। जब तक ये स्टेट है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस यहां पर बना हुआ है, मतलब इसको खत्म करना ही प्रायोरिटी है, प्राइमरी गोल है, तभी जाकर आप डी अमेरिकनाइजेशन कर पाएंगे। और इसराइल का तो एग्जिस्टेंस ही इंटरनेशनल ऑर्डर पर टिका है, मतलब जब तक दुनिया में अमेरिका और यूरोप की सुप्रीमेसी है, ये ठीक है। लेकिन अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। जैसे जैसे ईस्ट की पावर राइज होंगी, वो वेस्ट के बनाए सारे किलों को गिराएंगी। इसका मतलब यूक्रेन से शुरुआत हुई है, इसराइल से अंत होगा। यूनाइटेड स्टेट्स कई बार खुद इस बात को एक्सेप्ट करता हुआ आया है कि हमने इसराइल को पैदा किया है अपने फायदे के लिए, हम उसे बचाते हैं अपने फायदे के लिए। जब बचाने वाला ही खुद को बचाने लगेगा या वो बचाने की हालत में नहीं बचेगा, फिर इन्हें कौन बचाएगा। और रशिया का वेस्ट को तीसरा बड़ा झटका है कि उसने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री बजट पेश कर दिया है, $415 बिलियन। अब आप इसे अमेरिका के मिलिट्री बजट से कंपेयर मत करना कि ये तो उससे आधा ही है, क्योंकि ये मिलिट्री बजट उससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि अमेरिका के पास उतना लॉजिस्टिकली और टेक्नोलॉजिकली खर्चा नहीं है जितना वो फालतू खर्च करता है। पूरी दुनिया में उसके बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं, बाहर उसकी मिलिट्रीज होती हैं, इसका भी खर्चा यूनाइटेड स्टेट्स को अपने मिलिट्री बजट में लेकर चलना पड़ता है। मतलब ये जो $415 बिलियन हैं, ये अमेरिका के मुकाबले डबल से भी ज्यादा है। इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को रशिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह का कोई पागलपन मत करना, क्योंकि हम जंग की तैयारी नहीं कर रहे, हम जंग के लिए तैयार हैं। साथ में वो अपने मिलिट्री मैन के नंबर्स को भी बढ़ा रहा है। जब इसराइल और फलस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमले तेज कर दिए, क्योंकि उसे मालूम था अब यूनाइटेड स्टेट्स यहां पर फोकस नहीं कर पाएगा, वो मिडिल ईस्ट में उलझ चुका है। इसलिए उसने ये सोचा कि अब हम हमला करके यूक्रेन पर दबाव डालते हैं और उसे नेगोशिएशन टेबल पर लेकर आते हैं और उससे अपनी सारी शर्तें मनवा लेंगे। शर्त क्या होंगी कि जीता हुआ इलाका, मतलब क्राइमिया जिसे 2014 में जीता गया था, और रिसेंटली जो ईस्टर्न यूक्रेन के हिस्सों को इस कॉन्फ्लिक्ट में जीता गया है, मतलब कुल मिलाके 20-21% यूक्रेनियन टेरिटरी, इसको ऑफिशियली यूक्रेन रशिया का हिस्सा मान ले। जब यूक्रेन मान लेगा तो दुनिया भी मान लेगी। फिर उसके बाद हमने आपका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाही कर दिया है, आप खुद को डीमिलिटराइज करके एक न्यूट्रल कंट्री बन जाओ, मतलब आप फौज नहीं रख सकते। साथ में नेटो और ईयू में ज्वाइन होने की ये जो जिद है, इसे छोड़ दो, क्योंकि ये वेस्ट की एक चाल है रशिया को तबाह करने के लिए। उसे इंटरनेशनल ऑर्डर से हटाकर एक न्यूट्रल कंट्री बनाने की साजिश है। वो नेटो का एक्सपेंशन करके हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का मजाक बना रहे हैं। क्लियरली रशिया ने इस जंग को जीत लिया है और जेलेंस्की को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वेस्ट ने तुम्हें धोखा दिया है। उसके लिए इसराइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नहीं, और बात में दम भी है। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो लास्ट मदद भेजी है ना, वो महज एक फॉर्मेलिटी थी। लॉयड ऑस्टिन यूक्रेन के अंदर बस चाय नाश्ता करने आए थे, किसी भी तरह की कोई मदद लेके नहीं। और प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हमारी कोई भी मदद नहीं की जा रही, वेस्ट के क्लेम्स झूठे हैं, रशिया ना तो डरा है, ना हारा है और ना ही कमजोर है।
वेस्टर्न मीडिया ने तो अब यूक्रेन के बारे में बात करनी ही बंद कर दी है, ताकि पब्लिक ओपिनियन को, मतलब वेस्ट के अंदर जो लोग रहते हैं, उन्हें यूक्रेन से इसराइल की तरफ शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि उनकी सियासत को यह चीज ज्यादा सूट करेगी। कैसे, बताता हूं। नेटो के देश पीछे हटना शुरू हो गए, वो किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पोलैंड ने तो पहले ही कह दिया कि यूक्रेन एक डूबता हुआ शख्स है, अगर हम उसे बचाने जाएंगे तो हम खुद डूब जाएंगे, और उससे पहले भी दोनों कंट्रीज के बीच में बहस चल रही थी। फिलहाल पोलैंड यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहा, उसके ऊपर बहुत से इल्जाम लगा रहा है। फ्रांस ने 6-8 महीने पहले बोल दिया था कि अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब भी डाल दिया तो हम रशिया के ऊपर हमला नहीं करेंगे, ना कोई न्यूक्लियर अटैक और ना किसी तरह की जंग में जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी हमारे अपने लोग हैं। इस स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट दिया गया ये साफ करने के लिए कि हम आगे चल के किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। और टर्की तो नेटो से ज्यादा रशिया के साथ है। जर्मनी में अगर ओलफ बोल रहे हैं तो पब्लिक ओपिनियन पुतिन के साथ है। मतलब नेटो बुरी तरह से बिखरा हुआ है, और अमेरिका इस बात को अच्छे से जानता है, और यही रीजन है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान की तरह यहां भी हार गया है। अगर वो यहां पर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रखता है तो यहां पर है मजबूत ओपोनेंट, जो उसे इस जंग में हराकर ही मानेगा, दुनिया भर में बदनामी होगी। तो उसने देखा वीक पॉइंट कहां हम जीत सकते हैं, तो उसे नजर आया गजा में। तो गजा में उसने ड्रामा चालू किया और मीडिया से बोला कि इसको दिखाओ। वेस्टर्न मीडिया लग गया प्रोपेगेंडा में। अब यहां पर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नेटो मुत्तहिद है, हमारे लोग साथ में हैं, हम सब एक साथ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हम रेगुलर हथियार भिजवा रहे हैं, 2-2 कैरियर्स भेज दिए, इसराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं पड़ने दिया। लेकिन दुनिया ये भी देख रही है कि एक छोटे से एनक्लेव के छोटे से ग्रुप से इसराइली फौज अमेरिका की मदद के बावजूद भी, अमेरिका के हथियार और पैसे के बावजूद भी 60 दिन से हार रही है। उसने अभी तक किया क्या है? सिर्फ डेथ टोल बढ़ाया है, आम लोगों का कत्ल करके, जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं है। हमास से तो पिट रहे हैं। आप सोचोगे अगर यही हथियार और मदद जो इसराइल को अमेरिका की तरफ से मिली है वो मुस्लिम वर्ल्ड ने फलस्तीनियों की कर दी होती तो अब तक वो चेकमेट कर चुके होते। और रशिया यही नहीं रुका, वो माइग्रेशन को वेपन की तरह यूज कर रहा है। फिनलैंड और एस्टोनिया ने अपने बॉर्डर्स को पूरी तरह बंद कर लिया है जो रशिया के साथ लगते हैं, क्योंकि रशिया अफ्रीका और एशिया के माइग्रेंट्स को रूस से सेफ पैसेज दे रहा है यूरोप के अंदर घुसने के लिए या उन कंट्रीज में जाने के लिए। वो एक महीने में 1200-1500 माइग्रेंट्स को उन कंट्रीज में घुसा देता है ताकि वहां पे डेमोग्राफिक्स बदलें। उन देशों ने रशिया के ऊपर एथनिक क्लेंजिंग का इल्जाम लगाया कि वो हमारे मुल्क के हालात को बदलना चाहता है, और यही तरीका बना रहा है वो हमें डराने का, ताकि हम वेस्ट का साथ देना बंद कर दें। और रशिया सच में यही चाहता है। कुछ दिनों पहले पुतिन ने एक स्पीच दी जिसमें वो ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर जोर दे रहे थे। उनका कहना था कि ग्लोबल ऑर्डर बिना रशिया के पॉसिबल नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि रशिया को ग्लोबल ऑर्डर से हटा दें, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इनकी बार बार कोशिश होती है कि ये रशिया को कमजोर करें, हमें मजहब और जात में बांटकर हमारे लोगों के बीच में आपसी लड़ाई करवा दें, लेकिन रूस कभी ऐसा होने नहीं देगा। बिना रूस के ग्लोबल ऑर्डर हो ही नहीं सकता। हम ही ग्लोबल ऑर्डर को बैलेंस करते हैं। लेकिन रशिया का प्लान इतना छोटा नहीं है कि वो सिर्फ इस वक्त ग्लोबल ऑर्डर पर बात करे, कुछ कंट्रीज के साथ रिलेशंस डेवलप कर रहा है और वेस्ट को परेशान करने की कोशिश कर रहा है टेम्परेरी बेसिस पर। ऐसा नहीं है। रशिया का बड़ा प्लान है। वो सारी मिलिट्री कंट्रीज के साथ दोस्ती कर रहा है। पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया के साथ उसने रिलेशंस को डेवलप किया है। इंडिया और चाइना के साथ वो सैंक्शंस के बावजूद भी बिजनेसेस कर रहा है बिना किसी डर के। वो वेस्टर्न ब्लॉक को ईस्टर्न ब्लॉक के सामने खड़ा करके उसे मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर चाइना रशिया का इस गेम में साथ देता है तो डेफिनेटली ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा, और अगर ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा तो इसराइल के लिए सर्वाइव करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये ग्लोबल ऑर्डर के बेस पर ही सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इनके पॉलिटिकल फादर्स के हाथ में पावर है। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।